साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय है दुनिया में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हो सकती हैं। भारत के अंदर किस प्रकार की इकोनॉमी को अपनाया गया है। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के प्रकारों की चर्चा करते हैं। दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आपको देखने मिलेंगी। एक का नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक का नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक का नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए हर एक अर्थव्यवस्था के बुलेट पॉइंट्स को कवर अप करते हैं, उनकी प्रकृति को जानते हैं, उनके नेचर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। वास्तव में साथियों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यूरोपियन क्षेत्र के अंदर आने वाली पहले प्रकार की अर्थव्यवस्था है। नाम से ही स्पष्ट है, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो पैसों पर आधारित होगी, जिसका मेन उद्देश्य होगा लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्जित करना। और ऐसी अर्थव्यवस्था के लोग लाभ कमाने के लिए किसी का शोषण भी करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन अपने मेजर कॉन्सेप्ट पूंजी कमाने पर बल देते रहेंगे। यही कारण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाला ब्रिटेन अपने लाभ के लिए भारत जैसे देशों को उपनिवेश बना लेता है, गुलाम बना लेता है, क्योंकि वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रहा है। वास्तव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मानव की शक्तियों को, मानव की योग्यताओं को वरीयता दी जाती है। सर, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको ये बताऊं कि जिस क्षेत्र में, यूरोपियन क्षेत्र में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ रही है, उस क्षेत्र में मध्यकाल में धर्मतंत्र का शासन था। ईसाई धर्म के जो प्रमुख होते हैं पोप, वो पूरे के पूरे शासन को नियंत्रित करते थे, चाहे समाज हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो। ये जो व्यक्ति है, ये उत्पादन करने वाला व्यक्ति है, और हर अर्थव्यवस्था का उत्पादनकर्ता, प्रोड्यूसर चाहता है कि कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, और उत्पादित वस्तु, प्रोड्यूस्ड गुड्स की कीमत क्या होती है, ये मैं डिसाइड करूं, मुझे कोई बताए ना। तो ये व्यक्ति पोप के उस साम्राज्य के अंदर बंधन महसूस कर रहा था, इसको स्वतंत्रता नहीं थी। तो जब मौका मिला आधुनिक काल में नई इकोनॉमी को जन्म देने का, तो इस व्यक्ति ने कहा कि सर, एक ऐसी अर्थव्यवस्था देश के अंदर स्टेब्लिश करो जो इंडिपेंडेंट होगी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रूप में काम करेगी। तो आपको मेजर पॉइंट समझ में आएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बिना रोक टोक की अर्थव्यवस्था है, यानी यहां पर इस मानव के ऊपर बंधन नहीं होता। सर, किसका बंधन? ना तो पोप का बंधन होगा और ना ही साथियों यहां पर किसी सरकार या गवर्नमेंट का बंधन होता है। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार अर्थव्यवस्था के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करती, हस्तक्षेप नहीं करती। इसी नीति को हम लेजिस्फेयर का सिद्धांत या अहस्तक्षेप की नीति कहते हैं। तो कुछ बातें आपके सामने क्लियर हुई। अगली बात, किसी भी देश के अंदर जितना पैसा होता है, जितनी गाड़ियां होती हैं, जितनी भूमि होती है, इसे अपन कहते हैं संसाधन। तो किसी भी देश में, मेनली पूंजीवादी देश में, संसाधनों का वितरण होता है योग्यता के आधार पर। इस व्यक्ति के अंदर योग्यता है तो ये करोड़पति बन सकता है। इस व्यक्ति के अंदर योग्यता है तो ये कितनी भी गाड़ियां, कितने भी बंगले खरीद सकता है, और यदि ये अपनी योग्यता का उपयोग नहीं करता तो ये गरीब बनकर रह जाता है। तो पॉइंट समझना, योग्यता की बात करने वाली अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहां पर कोई व्यक्ति जितना भी अमीर बनना चाहता है, यहां पर किसी को भी कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात करती है। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मेन सिद्धांत है उसका नाम है पूंजीवाद, तो आज भी आपको भारत के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति देखने मिलता है जो केवल पैसों की बात करता है, शोषण करता है, लेकिन खुद का लाभ नहीं छोड़ता। आप उसे कह सकते हो यार, ये पूंजीवादी व्यक्ति है। मतलब पूंजीवादी एक मानसिकता किसी व्यक्ति में हो सकती है, समाज में हो सकती है, और जब यही मानसिकता एक राष्ट्र की इकोनॉमी के अंदर होगी, वही देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाएगा। तो ये बातें हम लोग करते जा रहे हैं। तो भैया पूंजी क्लियर हुआ, मानव की योग्यता क्लियर हुई। अगली बात, जब मानव, मान के चलो इसका नाम है ए, और इस मानव ने अपनी योग्यता का लाभ उठाकर कई सारी गाड़ियां, कई सारे बंगले खरीद लिए। अब बाजू में बी व्यक्ति बैठा हुआ है, वो सोचता है कि जब ये अमीर हो सकता है तो मैं भी अमीर हो सकता हूं, मैं भी मेहनत कर सकता हूं। तो बी नामक व्यक्ति ए नामक व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा देने के लिए, जैसे मान के चलो भैया जियो ने अपने प्राइस ड्रॉप करे, तो जियो जब मार्केट खा रहा था तब एयरटेल ने सोचा मैं भी कुछ ना कुछ करता हूं, मैं भी अपने कस्टमर्स बढ़ाता हूं। तो बी नामक व्यक्ति भी जब मेहनत करने लग जाए
तो मेहनत करने के साथ साथ यहां पर एक नए गुण का उद्भव होता है, उसका नाम है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको कंपटीशन का प्रमुख गुण देखने मिलेगा। अब साथियों, ए और बी आपस में कंपटीशन करेंगे तो भला तो देश का होगा ना। इसी को एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड कह रहे हैं कि ये व्यक्ति अपना लाभ कमाने के लिए काम करे, ये व्यक्ति अपना बंगला गाड़ी बनाने के लिए काम करे, लेकिन जब ये दोनों मेहनत करेंगे तो देश का कुल उत्पादन बढ़ेगा। और यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी सकारात्मक विशेषता है, सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में सारे लोग मेहनत करने की बात करते हैं, लाभ कमाने की बात करते हैं, तो इससे उस देश का जीडीपी ग्रोथ या कुल उत्पादन बढ़ते जाता है। और ऐसे देश वर्तमान में विकसित देश, डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में जाने जाते हैं। तो जिन जिन देशों ने अपने आजादी के समय या अपने निर्माण के समय, आधुनिक काल के समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, वो सब आज विकसित देशों की श्रेणी में, डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। मतलब अच्छी बात है। सर और क्या मामला है? वास्तव में जिस व्यक्ति को हम अर्थव्यवस्था का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, वो व्यक्ति कौन सी अर्थव्यवस्था का जनक है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। साथ ही मैं बात कर रहा हूं एडम स्मिथ की, जो वेल्थ ऑफ द नेशन नामक किताब लिखते हैं। एडम स्मिथ अपनी पुस्तक में कहते हैं कि मैं एक ऐसी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की परिकल्पना करता हूं जो बाजार आधारित होगी, मार्केट बेस्ड होगी। इसे सरकार नहीं चलाएगी, इस देश को चलाने के लिए बाजार होगा, और बाजार के अंदर दो शक्तियां होंगी जो किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे सुप्रीम मानी जाएंगी। मतलब एडम स्मिथ वास्तव में इस इकोनॉमी को चलाने के लिए मार्केट पावर्स, बाजार शक्तियों की परिकल्पना करते हैं। सर ये मार्केट पावर्स का मतलब क्या होता है? दो ही चीज है, एक का नाम है मांग और दूसरे का नाम है आपूर्ति। मतलब मांग और आपूर्ति जिस इकोनॉमी को चलाएंगे उसी को हम कह रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो जैसे ही आज के बाद आपके सामने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था शब्द डोलता है तो आपके दिमाग में नाम आना चाहिए पूंजी, लाभ, मानव संसाधन, प्रतिस्पर्धा, विकास। यही बातें आपके दिमाग में लगातार घूमनी चाहिए। मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो साथियों, जब इतनी अच्छी बात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है तो क्यों नहीं अपना ली भारत ने इसको? आजादी के बाद भारत सरकार क्यों नहीं कर रही है कि आज के बाद हम भी पूंजीवादी देश होंगे? नहीं भैया, कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी ना। तो चलिए अब इसके कुछ नेगेटिव पहलू पे चर्चा करते हैं। वास्तव में साथियों, आप सभी ने केजीएफ मूवी देखी होगी, और केजीएफ में एक व्हाइट हाउस का मालिक माना जा रहा है ये गरुड़ा, जिसके पास खूब सारा पैसा है, खूब सारी ताकत है। लेकिन गरुड़ा जिन लोगों को रौंदते हुए, जिनका शोषण करते हुए आगे बढ़ा, वो कई सारे मजदूर, हालांकि केजीएफ में रॉकी भैया तो उन मजदूरों के मसीहा निकल गए, लेकिन एक तरफ है अमीर व्यक्ति जिसने अपनी योग्यता का प्रयोग किया, और एक योग्य व्यक्ति, एक मालिक अपनी योग्यता का प्रयोग करते हुए कई सारे मजदूरों का शोषण कर सकता है। तो ये मजदूर गरीब रह जाएंगे और ये मालिक अमीर बन जाएगा। यानी जिस प्रकार से भारत के अंदर आपको जाति व्यवस्था, कास्ट डिवीजन देखने मिलता है, यहां पर आपको क्लास डिवीजन यानी आर्थिक आधार पर विभाजन देखने मिलेगा। एक व्यक्ति अमीर यानी मालिक बन जाएगा, एक व्यक्ति गरीब बन जाएगा, और वास्तव में साथियों हमेशा ऐसा होगा कि मालिक मजदूर का शोषण करेगा। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर आपको एक्सप्लॉयटेशन की इकोनॉमी, शोषण की अर्थव्यवस्था का जन्म देखने मिलेगा, और आर्थिक विभाजन, इकोनॉमिकल जो गैप माना जा रहा है वो लगातार बढ़ता जाएगा। इसी कारण भारत सरकार ने कहा नहीं नहीं, हमको ये इकोनॉमी पसंद नहीं है। साथियों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अलावा दुनिया में दूसरी एक थॉटोलॉजी का जन्म होता है जिसका नाम है सोशलिज्म, कम्युनिज्म, साम्यवाद, समाजवाद। अब समाजवाद या साम्यवाद की अवधारणा के आधार पर जिस इकोनॉमी को अडॉप्ट किया जा रहा है उसी को हम कह रहे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। वास्तव में इसके जनक माने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स, जो अपनी पुस्तक लिखते हैं, इसका नाम है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स जब देख रहे हैं कि मालिक दुनिया के मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, ये गरुड़ा मिल मिल के मजदूरों को खाए जा रहे हैं, तब कार्ल मार्क्स एक बात कहता है दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ, और एक होकर इन मजदूरों से कहा जा रहा है
दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ और जिस हथौड़े से तुम अभी तक मालिक के लिए पत्थर फोड़ रहे हो, उसी हथौड़े से हिंसक क्रांति करके अपने मालिक का सर फोड़ दो और मालिक की संपत्ति को लूट लो और समानता के साथ अपने घर परिवार समाज में बांटो और जिस अर्थव्यवस्था को जन्म दोगे तुम, उसका नाम होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी वास्तव में समाजवादी अर्थव्यवस्था को जन्म देने वाला व्यक्ति हिंसक क्रांति की बात कर रहा है, संपत्ति लूटने की बात कर रहा है और बाद में संपत्ति को समानता के साथ बांटकर देश की इकोनॉमी को जन्म देने की बात कर रहा है। तो पॉइंट क्लियर होना चाहिए, समाज का मतलब है समानता, ऐसी इकोनॉमी जिसमें समानता की बात होगी। समझ पा रहे हैं? यहां अमीर और गरीब की खाई नहीं बढ़ेगी, यहां पर लगभग सारे लोग समान होंगे। तो पॉइंट समझना, ऐसी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है और कार्ल मार्क्स के जनक माने जा रहे हैं। सर समानता अपने आप नहीं आती, इसलिए समानता करने के लिए यहां पर हम सरकार को चुनेंगे। मतलब पूंजीवाद में सरकार कमजोर होती है और समाजवाद में सरकार ताकतवर होती है। सबसे मजे की बात आज के सेशन की यही है साथियों। अगला पॉइंट, श्रमिकों के शासन की बात हुई कि मजदूरों का शासन होगा, जहां पर मजदूर क्रांति करेंगे। जैसे कार्ल मार्क्स की बातों को सुनकर 1917 में वोल्शेविक क्रांति आती है यूएसएसआर में, जिसको आप सोवियत संघ रूस भी कह रहे हो, और इस क्षेत्र में आप मजदूरों का शासन देख पाते हो। और वास्तव में साथियों ऐसा कहा जाता है कि पूंजीवादों की कब्र खोद दी इस थॉटोलॉजी ने, कार्ल मार्क्स के विचारों ने, और दुनिया के अंदर फैलता चला गया कि हां भैया समानता की बात हो रही है। एक और चीज, एक प्रश्न उठेगा कि सर जिस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का वितरण योग्यता के आधार पर हो रहा था, यहां पैसों का वितरण, संपत्तियों का वितरण, गाड़ियों का वितरण कैसे होगा? तो पॉइंट समझना, यहां योग्यता नहीं, यहां आवश्यकता की बात होगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान के चलो इस सेशन को देखने वाले सारे स्टूडेंट्स भूखे हैं, मैं मार्केट से समोसे लेकर आऊं और आप सभी से कहूं कि जो मुझे पैसा देगा 10 रुपए पर समोसा, मैं उसे ये समोसे देकर चला जाऊंगा। और आप सभी में से कोई अमीर आदमी मुझे पूरे के पूरे पैसे देता है और मैं सारे समोसे उसे दे देता हूं, वो अकेला सारे समोसे खा जाता है और बाकी सारे लोग भूखे मर जाते हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहां पर संसाधन का वितरण योग्यता के आधार पर हो रहा है। इट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन दूसरी अर्थव्यवस्था जहां हम समाजवाद में जी रहे हैं, अगर आप सारे लोग भूखे हो और मैं समोसे लेकर आया, तो मैं ये ना देखते हुए कि तुम में से कौन अमीर है या कौन गरीब, मैं सबको एक एक समोसा दूंगा, क्योंकि सबको भूख लगती है, सबकी आवश्यकता है। यदि आवश्यकता के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, इसी को हम कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। और वास्तव में साथियों, क्योंकि आजादी के पहले भारत के जितने नव प्रणेता थे, वो सब के सब यूएसएसआर के साथ अपने संबंध को स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो भारत के अंदर आपको समाजवाद का प्रभाव बहुत ज्यादा मात्रा में देखने मिलेगा। यही कारण है इंदिरा गांधी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी देश बना, समाजवादी शब्द को इनबिल्ट कर दिया जाता है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। मतलब हम लोग को समाजवाद का मामला पसंद आया कि भैया यहां पर गरीबों का ध्यान रखा जाएगा। वास्तव में साथियों, सरकार गरीबों के लिए जो स्कीम निकाल रही है, वो क्यों निकाल रही है? ताकि हम आवश्यकता के आधार पर खाना दे सकें। राशन बांटने की योजना समाजवादी योजना है, लाडली बहना देने की योजना समाजवादी योजना है, घर देने की योजना समाजवादी योजना है। पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता। पूंजीवाद में अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम रखना, अदरवाइज सरकार तुम्हारे लिए वो काम नहीं करने वाली। अब भैया सारा काम ठीक चल रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर हमें भारत में आजादी के बाद समाजवाद को अपना लेना चाहिए। लेकिन अभी जैसे पूंजीवाद में सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष हैं, उसी प्रकार यहां भी तो भैया कुछ नेगेटिव्स होंगे। चलिए इनके बारे में जानते हैं। साथियों, जिस जिस देश की इकोनॉमी के अंदर समाजवाद को अपनाया गया, वहां पर कुछ समय के बाद इकोनॉमी क्रैश हो गई। क्यों? क्योंकि जब किसी देश के अंदर किसी व्यक्ति को योग्यता के आधार पर लाभ कमाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो व्यक्ति प्रेरित नहीं होगा, प्रोत्साहित नहीं होगा, तो व्यक्ति प्रोडक्शन करना कुछ समय के बाद कम कर देगा। जैसे मान के चलो मेरा नाम है भोलू, मैं किसान हूं और मैं समाजवादी देश में गेहूं का उत्पादन करता हूं। भैया मैंने पहले साल में 100 किलो गेहूं का उत्पादन किया, 60 किलो मैंने अपने घर के लिए रख लिया, क्योंकि मैं अपने घर के परिवार के साथ में खा लूंगा। 40 किलो गेहूं में मार्केट में बेचने के लिए निकला, ताकि मैं लाभ कमाकर अच्छे कपड़े पहनूंगा, घूमने जाऊंगा। लेकिन सरकार ने कहा कि भैया ये समाजवादी देश है, यहां पर लाभ नहीं कमाया जाता, तुमने 60 किलो अपना रख लिया है,
बाकी 40 का जो किलो है वो हमको दे दो, हम गरीबों के बीच में बांट देंगे। मेरा 40 किलो गेहूं छीन लिया गया, मुझे लाभ कमाने का मौका नहीं दिया गया। तो सोच के देखो, अगले साल में ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा क्या? नहीं। क्या अगले साल में 100 की जगह 200 किलो प्रोडक्शन करूंगा? नहीं। अगले साल में सोचूंगा केवल मैं 60 किलो प्रोडक्शन करूंगा, क्योंकि समाज कल्याण करना सरकार का दायित्व है, ऐसा हम सोचते हैं। व्यक्तिगत लाभ व्यक्ति का उद्देश्य माना जाता है। तो भैया, जो भोलू नाम का व्यक्ति समाजवाद में जी रहा है, ऐसे लोग प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे और यही कारण है उत्पादन धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, जीडीपी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और एक दिन ये इकोनॉमी चरमरा जाएगी। और यही हुआ। जिस यूएसएसआर की मैं बात कर रहा हूं, 1917 में ये समाजवाद को अपनाती है, लेकिन 1990 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और गंभीर आर्थिक संकट आपको रूस जैसे, रूस तो हालांकि उसी संकट के बाद आ रहा है, विघटन के बाद आ रहा है, तो गंभीर आपको आर्थिक संकट इस समय पर देखने मिल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका आगे जाते जा रहा है, एक तरफ रूस जिसकी इकोनॉमी खत्म होती जा रही है। अब भारत को निर्णय ये लेना है कि भैया, या तो हम लोग समाजवाद के चक्कर में अपने देश की इकोनॉमी को डुबा दें, या अगर हम पूंजीवादी बन जाएं तो हमारे देश के अंदर गरीबों का शोषण और बढ़ जाए। ये वही लोग हैं, ये गरीब वही हैं जिन्होंने अभी क्रांति के अंदर सहयोग दिया है, इन्होंने भारत छोड़ो के नारे लगाए हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। तो भैया, भारत को हमेशा से खिचड़ी पसंद आती है, इसलिए हम तीसरे प्रकार की इकोनॉमी को जन्म होते देखते हैं, जिसका नाम होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। साथियों, अगर आप लगातार इकोनॉमी के ऐसे ही सेशन सुनना चाहते हैं और पूरी की पूरी इकोनॉमी लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे कई सारे लगभग 100 लेक्चर के अंदर अपनी चीजें इकोनॉमी कंप्लीट करना चाहते हैं हर एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो करंट अफेयर्स अपडेटेड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको जुड़े रहना है। मेरे क्लास की पीडीएफ को और भी डिटेल्ड लेक्चर्स को सुनने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर देवाशीष क्लासेस नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यहां पर आपको एक कूपन कोड देखने मिल रहा है 1,040,000। इस कूपन कोड को डाल देने से जो भी वहां पर फीस आपको देखने मिल रही है, उसका सब्सक्रिप्शन 40% कम हो जाएगा और आपको बैच मिल जाएगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए, अब हम थर्ड प्रकार की अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। वो व्यक्ति जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक माना जा रहा है, जॉर्ज मेनॉल्ड किन्स, वास्तव में वही व्यक्ति मिश्रित अर्थव्यवस्था का भी जनक है। उसी व्यक्ति ने मिक्स्ड इकोनॉमी की चर्चा करी। कब? जब आपको वर्ल्ड वॉर का समय देखने मिल रहा है, वर्ल्ड वॉर से बचने के लिए कौन सी इकोनॉमी अच्छी होती है, ये उसके दिमाग में आया और उसने मिक्स्ड इकोनॉमी का फॉर्मेट दिया और भारत ने उस फॉर्मेट को अपना लिया। भैया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था के प्रमुख गुणों को अपनाया जाएगा, उसी को हम बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ कि पूंजीवाद में अच्छा मामला क्या था? कि भैया, पूंजीवाद में जो निजी व्यक्ति होता है वो अपनी योग्यता से काम करता है। जब वो निजी योग्यता से काम करता है, अपने लाभ के लिए काम करता है, तो यहां प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन जन्म लेता है और बाद में देश की जीडीपी बढ़ जाती है। तो भारत ने कहा हमको भी जीडीपी बढ़ाना है, इसलिए हम ऐसे निजी लोग को नहीं रोकेंगे, इनको भी आगे बढ़ने का मौका देंगे। समझ पा रहे? दूसरी तरफ समाजवाद की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यहां गरीबों को शोषण से बचाने के लिए, गरीबों को राशन देने के लिए, लाडली बहना देने के लिए सरकार होती है। जनता का कल्याण करना इनका प्राइमरी पर्पस माना जाता है। तो हम समाजवाद के इस पहलू को भी अपनाएंगे। तो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की कड़ी को जोड़ते हुए जो इकोनॉमी ड्राइव्ड होगी, उसी का नाम होगा मिक्स्ड इकोनॉमी और भारत के अंदर इसी को अपनाया जाता है। लेकिन ये समाजवाद और पूंजीवाद कितना कितना मिक्सचर में जोड़ा जाएगा, ये उस समय की सरकार निर्णय लेगी। जैसे आजादी के बाद भारत ने कहा हमारी इकोनॉमी के अंदर समाजवाद ज्यादा होगा और पूंजीवाद छोटा छोटा सा होगा। लेकिन 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म भारत के अंदर अपनाए गए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब मैं आपको आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिकल प्लानिंग या पंचवर्षीय योजना पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद पूंजीवाद की मात्रा ज्यादा हो गई और समाजवाद की मात्रा कम हो गई। हालांकि है अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन मात्रा या अनुपात आपको कम ज्यादा देखने मिलता है। सर, एग्जाम्पल क्या है? जैसे भारत की सरकार कहती है कि ट्रेन तो भैया हम स्वयं चलाएंगे, क्योंकि भारत का अधिकांश गरीब व्यक्ति ट्रेन से होकर गुजरता है। अगर ट्रेन को निजी हाथों में सौंप दिया जाए तो ट्रेन का किराया इतना हो जाएगा, गरीबों के हाथे से निकल जाएगी। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि भैया इंडियन रेलवे हमारे हाथ में होगा, नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा का परीक्षण हमारे हाथ में होगा। हालांकि करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको शांति बिल का प्रस्ताव देखने मिल रहा है, जिसमें सरकार ने शांति बिल के माध्यम से
न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्रोडक्शन के अंदर निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी सुनिश्चित वर्तमान में कर दिया है कि अब सरकार निजी दोनों मिलकर रिएक्टर्स के माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। सीधी बात है। तो ट्रेन सरकार का चलाना समाजवाद है, लेकिन जियो सिम के माध्यम से आपको टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज देना वास्तव में क्या माना जाएगा? एक प्रकार का पूंजीवाद। यानी जहां सरकारीकरण निजीकरण दोनों होगा, इसी को हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल, सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी का मॉडल। इसी को अपन मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। समय समय पर दोनों चीजें काम आएंगी। जीडीपी बढ़ाना है, निजी क्षेत्र काम आएगा। देश के अंदर कल्याण लाना है, सरकारी क्षेत्र काम आएगा। तो आपको दोनों मामले देखने मिल रहे हैं। यहां पर संपत्तियों का वितरण वास्तव में योग्यता जैसे अगर आप और मैं वर्तमान में भारत 2026 के अंदर अगर कार खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। घर खरीदना चाहते हैं तो भैया मेहनत करो, किसने रोका है? प्रतिस्पर्धा करो, लाभ कमाओ, पूंजी कमाओ, खरीदो। लेकिन यदि तुम गरीब हो, तुम इतना भी नहीं कमा पा रहा है कि तुम्हारे पास खाना, तुम भूखे मर रहे हो, तो सरकार ने राशन बांटने की योजना चला के रखी है। अगर तुम गरीब हो, तुम्हारा इलाज करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम चला रखा है। अगर देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो अपने पोषण का ध्यान नहीं रख पा रही, तो उनके लिए लाडली बहना योजना चलाई जा रही है। तो सरकार भी होगी, निजी भी होगा, दोनों का मिक्सचर आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने मिल रही होगी। और यही थॉट भारत के अंदर अपनाया जाता है। तो साथियों, आप कमेंट सेशन में मुझे बताइए, क्या भारत का यह निर्णय मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना सही है या गलत? तो चलिए और चर्चा तो करते रहेंगे। हमारा जो अगला सेशन लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें हम विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ना केवल इंडियन इकोनॉमी बल्कि कई सारे सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम के लिए कवर अप करने हैं, तो भैया आपको देवाशीष क्लासेस नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाके। करंट अफेयर्स अपडेटेड यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखना है, रोज सुबह शाम गो थ्रू करना है ताकि आपको चीजें मिलती रहें। साथ ही साथ आपको हमारे एप्लीकेशन पर एक कॉम्बो ऑफर देखने मिलेगा, जहां करंट अफेयर्स, स्टैटिक जी के कई सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के कई सारे वीडियो लेक्चर और आपको मटेरियल देखने मिलेंगे। तो देर नहीं करना है, जल्दी सब्सक्राइब करो और लगातार अपनी तैयारी को शार्प करते जाओ, जुड़ जाओ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।